जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस फॉर कॉमन रूट। और ये हम पहली बार नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। वजह क्या है, पिछला वीडियो जो है एडिट करने के लिए मैं गया था और वो हो गया डिलीट। ठीक है, और वो मैंने पोस्ट भी किया हुआ है आपको यूट्यूब पे कि वो वीडियो जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो दोबारा से मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। आज मैं क्वेश्चन सेशन करने वाला था आपका, लेकिन मुझे फिर से कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डालना पड़ रहा है यहाँ। ठीक है, आज डबल मेहनत हो गया। जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है कॉम्पिटेटिव के लिए, उसका भी मैंने क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करना था, वो भी नहीं कर पाया इसकी वजह से। और आज इस पे क्वेश्चन कराने थे, वो भी मैं नहीं करा सका, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, आज बिना टाइम का वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा कंसेप्ट फॉर कॉमन रूट्स। ठीक है, कॉमन रूट्स का हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कॉमन रूट पे ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं तो उन दोनों में आपका दोनों के दोनों रूट्स जो है वो कॉमन हो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन हो दोनों में। ठीक है, दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल के भी बारे में, सबके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। डिटर्मिनेंट का भी यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ रहे हैं क्रैमर्स रूल के बारे में। क्रैमर्स रूल होता क्या है, थोड़ा बहुत सिर्फ जानेंगे। क्रैमर्स रूल का काम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम क्या करता है, क्रैमर्स रूल करता है। दूसरा क्या करता है, वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड करता है। इस वजह से इसको और हम क्या करते हैं, इसका नाम है एक और, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्रैमर्स रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो अब जो लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं वो कहें कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड में प्रेयर कर रहे हो या फिर क्लास में बैठे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हो या फिर आपका एक स्कूल डिसिप्लिन स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो आपको ऐसे तो घूमने नहीं देंगे, ये सेंटर से एंटर से मारेंगे आपको। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको एक सिस्टमेटिक वे में खड़ा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास में भी बैठे हो तो कुछ यूं आप बैठोगे, रोज में आपके टेबल लगे होंगे और आप ऐसे बैठोगे इस पे। या फिर अगर आप प्रेयर कर रहे हो, आपके स्कूल में 9 10 11 12 के सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, तो क्लास 9 के बच्चे इस वाले लाइन में रहेंगे, क्लास 10 के बच्चे यहाँ खड़े होंगे, क्लास 11 के बच्चे यहाँ, 12 के बच्चे यहाँ। ऐसा तो है नहीं कि इसमें 9th और 10th के बच्चे मिक्सअप करके खड़े हो गए। 11 12 के भी देखोगे, यहाँ 11 का है, यहाँ 9 का है, यहाँ 10 का। ऐसा तो कुछ होता नहीं, आप एक सिस्टम में खड़े होते हो। ठीक है, तो ये जो ऊपर से नीचे वाली मैं बात बोल रहा हूँ ना, टॉप टू बॉटम, इसको कहा जाता है कॉलम। और ये जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं, ये आपका होता है रो। ओके, ठीक है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या फिर नंबर ऑफ एंट्रीज को, ठीक है, आप यहाँ क्या करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में खड़े कर रहे हो, या फिर अगर हम नंबर ऑफ एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स को एक सिस्टम में लगा के रख दे किसी बॉक्स के अंदर, या फिर बच्चों को खड़ा कर दे प्रेयर ग्राउंड में, तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेता है, एक सिस्टम फॉर्म कर लेता है, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स यही होता है भैया। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 2x2 मैट्रिक्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स। और आपसे कोई कहे कि चलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे। डिटर्मिनेंट एक्चुअली कैसे चलता है, कुछ यूं चलता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यूं मैंने क्यों कहा, सबसे पहले 1 into 4 का मल्टीप्लाई आप करोगे, 1 into 4, और उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या चीज, अब ऐसे आए ना, ऐसे चलोगे, यानी ये चीज को आप कवर करोगे, इंटू 3 into t आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1 into 4 minus 3 into 2। ये जो आपने काम किया, या फिर ये जो मैट्रिक्स को आपने कैलकुलेट करके जो स्केलर वैल्यू फाइंड किया, यही आपका क्या होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, जिसका हम लोग यूज यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा
रिवाइज करने वाले हैं। क्लास 10th में जो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, जो हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन होता था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x और y क्या होते थे, वेरिएबल्स होते थे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग x और y का वैल्यूज निकालते थे। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। हमारे पास ये x और y की जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टर्म एक्स स्क्वायर और x होंगे, या फिर हम सपोज कर लेंगे अल्फा स्क्वायर और अल्फा, और फिर हम वहां से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करके एक कंडीशन जनरेट करेंगे कॉमन रूट के लिए और बोथ रूट कॉमन के लिए, वन रूट कॉमन के लिए और बोथ रूट कॉमन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक आने वाला है वो क्या है, पहला टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे पहला हो गया a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे कुछ यूं कहूं कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, यानी हम किसका कंडीशन पढ़ने वाले हैं, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन का हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने कहा कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसमें जो रूट है वो अल्फा बीटा, और सेकेंड वाले रूट में अल्फा और गामा कॉमन है। ठीक है, यानी कि दोनों में आपको क्या दिख रहा है, अल्फा और अल्फा दिख रहा है, यानी एक रूट कॉमन दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में जहां जहां एक्स है उसको आप अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते थे, अगर मान लो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, तो इसके वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते थे। ठीक है, यहां हम अप्लाई करेंगे क्रैमर रूल, जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, बाई अप्लाइंग या फिर बाई यूजिंग क्रैमर्स रूल वी गेट। अब आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो कुछ यूं, a1 a2 b1 b2, ये वैल्यू किसका हो गया, वेरिएबल्स का हो गया, जिसको आप वेरिएबल मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ठीक है, सॉरी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, तो सॉरी ये तो कॉफिशिएंट है ना, अल्फा स्क्वायर का कॉफिशिएंट a1, और यहाँ नीचे वाले इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर का कॉफिशिएंट a2 हो गया, अल्फा का कॉफिशिएंट b1 हो गया, और नीचे वाले इक्वेशन में अल्फा का जो कॉफिशिएंट है वो हो गया b2। तो ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये जो आपको दिख रहा है b1 b2, ये जो चीज दिख रहा है यानी अल्फा और अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा आपका वेरिएबल है और एक अल्फा स्क्वायर आपका वेरिएबल है। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा को आप कह सकते हो कि ये वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है, और जो आपको C1 और C2 दिख रहा है ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इनके एप्लीकेशन से भी क्रैमर रूल अप्लाई करके और कंडीशन फाइंड कर सकते हो। क्या कंडीशन होगा अगर कोई एक रूट दो इक्वेशन में कॉमन हो तो। देखिए, अगर हम सिर्फ अल्फा स्क्वायर की बात करें तो कुछ यूं निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर का मतलब है, इसको ढको आप, कि हम बात कर रहे हैं किसका, b1 b2 और c1 c2 का। ठीक है, b1 b2 c1 c2 का बात कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा, आप अल्फा स्क्वायर पर जनरली क्या लिखते हो, माइनस अल्फा। जैसे यहाँ पे एक्स होता और वाई होता, तो यहाँ पे एक्स होता, यहाँ माइनस वाई होता। अब जब आप माइनस अल्फा की बात करोगे, अल्फा की बात करोगे, तो ये अल्फा को ढक लोगे, क्योंकि इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे, इसको आपने ढक लिया, बचा क्या, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। एक और चीज है, अगर आप नहीं चाहते हो कि यहाँ आप माइनस लिखो, ठीक है, तो आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो, a2 c2 और a1 a1 और c1 नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कहां तक दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है, अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन a1c2 माइनस a2c1। अब अगर माइनस आप हटाना चाहो तो नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, कुछ यूं भी लिख सकते हो। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, इसमें आप करते क्या हो, जनरली इन भाई साहब को इनसे कंपेयर करोगे, तो जब आप इनको इनसे कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया। ध्यान से जरा समझने की कोशिश करेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट में मिटा रहा हूं। जब अल्फा को कांस्टेंट वाले से कंपेयर कर रहे हो तो आपको अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब देखिए जरा, जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो भी तो हमको अल्फा मिल सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है, ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा इस अल्फा स्क्वायर से, तो यहां हमको मिल गया अल्फा इज इक्वल टू क्या, b1c2 माइनस b2c1 जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो b2c1 अपॉन a2c1 माइनस a1c2। अब दो तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आपको इसका इससे कंपेयर नहीं करना था तो अल्फा का तो वैल्यू आपको मिल चुका था, अगर आप अल्फा स्क्वायर करते तो यहां से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू इससे रिलेट करके फाइंड करके और आप काम अपना चला सकते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये अच्छा लग रहा है दिखने में, तो हमने अल्फा का दो वैल्यू निकाल लिया। अब आपको भी पता है कि अगर किसी एक वेरिएबल का दो वैल्यू आ जाए तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में इक्वेट कर देते हैं। और ऐसा हम कब करते हैं, जब हमसे क्वेश्चन कंडीशंस के ऊपर पूछा जाए। जब कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग दिस बोथ इक्वेशन वी गेट b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो a2c1 माइनस a1c2 a2c1 माइनस a1c2, तो ये हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल गया a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था ना अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 और अल्फा अपॉन आपका आया था क्या a2c1 माइनस a1c2 और 1 अपॉन आया था a1b2 माइनस a2b1, उससे भी आपका काम चल सकता था। ठीक है, ये याद करूं तो और भी अच्छी बात है, क्वेश्चन आप काफी क्विकली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये था कंडीशन, अगर कोई एक रूट कॉमन हो तब। ठीक है, अब एक रूट कॉमन पे एक क्वेश्चन हम लगा के देख लेते हैं कि कितना हम लोग समझे हैं इन क्वेश्चन से, जो कॉन्सेप्ट है उससे। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कह दे कि इनमें जो है एक रूट कॉमन है। अगर ऐसा है तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या आपको पूछा है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, एंड in these both equations one root is common, then find the value of a plus b. This is the given question, and we have to apply the concept for one root common in two quadratic equations. ओके, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, अल्फा स्क्वायर अपन हमको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर के लिए मैंने क्या कहा था कि यार ये वाला जो टर्म स्क्वायर वाला जो टर्म है
आप इसको ढक लो, आपको क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ डिटर्मिनेंट आपको डायरेक्टली निकाल देना, डायरेक्ट भी आप ये काम कर सकते हो, ऐसे डब्बा बना के करने की आवश्यकता नहीं है। क्विक करो, थोड़ा तेजी से स्मार्ट वर्क करो। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए आपको कुछ ऐसे कैंची बनानी थी नीचे से ऊपर की तरफ, अगर आप माइनस साइन लग रहे थे लेकिन हमें प्लस यहाँ साइन लगाना है तो हम कुछ यूं कैंची बनाएंगे, ठीक है। यानी हम अब नीचे से ऊपर की तरफ कैंची बनाएंगे। देखिए कैसे, अल्फा, अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसको ढक लिया। अल्फा की जब हम बात करें तो ए एक्स और बी एक्स को ढक लो, आपको क्या दिख रहा है 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, इस बार हम किधर चलने वाले हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 1 इंटू बी, क्योंकि हमने यहाँ माइनस साइन नहीं रखा है, ठीक है। 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू ए, तो ये आपका हो गया बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला आप उठाते हो, कॉन्स्टेंट वाला आपको क्या मिल रहा है, यहां से देखिए बी माइनस ए। अब आपने करा क्या था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपने क्या किया था कि अल्फा का वैल्यू निकाला था। तो आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिला था, बी माइनस ए अपन बी माइनस ए, क्या मिल गया यहाँ से 1 मिल गया, ठीक है। बी माइनस ए अपन बी माइनस ए, तो अल्फा तो आपको यहाँ 1 मिल गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस बोथ इक्वेशंस। तो यहाँ आपने क्या किया था कि अल्फा स्क्वायर से इन अल्फा भाई साहब को कट कर दिया था, तो यहाँ आपको मिला था अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, यही तो मिला था ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, ये सॉरी ये बी माइनस ए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे है आपका बी माइनस ए, ठीक है। और इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिला है हमको, 1 मिला है एक का और दूसरा ये है, ठीक है। अब देखिए जरा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या ये बी माइनस ए नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा का एक वैल्यू 1 आया है, तो जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ए माइनस, देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ अपॉन बी माइनस ए, ये एक अल्फा का वैल्यू आया और दूसरा अल्फा का वैल्यू क्या आ रखा है, स्टार्टिंग में ही 1 हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, 1 इंटू बी माइनस ए विल गिव यू बी माइनस ए। अब आप इस b माइनस ए को क्या लिख सकते हो, माइनस ए माइनस बी लिख सकते हो ना, ठीक है। b माइनस ए को आप लिख सकते हो माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिए और ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ माइनस ए माइनस बी। अब इस a माइनस बी से ये a माइनस बी कितने टाइम में कैंसिल हो गया, -1 टाइम में कैंसिल हो गया। तो a प्लस बी का वैल्यू आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब हम दूसरा अपना कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट इफ both roots are common in given quadratic equation, okay। अगर दो रूट कॉमन हो जाए कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाए आपका a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और आपसे कहूँ कि भैया जो रूट्स है ना वो आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी यहाँ भी अगर रूट अल्फा बीटा आया है तो यहाँ भी रूट अल्फा और बीटा ही आया है। तो ऐसे स्थिति में कंडीशन क्या बनता है कि a1 अपॉन a2, यानी द प्रोपोर्शन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी सेकंड टर्म के प्रोपोर्शन होगा और कांस्टेंट के भी रेशियो के प्रोपोर्शन होगा। ये आपका कंडीशन बनता है कि जब दोनों रूट्स कॉमन हो, ठीक है। ये कैसे बना, आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जनरली जब आप इसको सॉल्व करते हो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म मेथड, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कुछ यूं लिखते हो आप इसको, और यहाँ से आपको मिल जाता है x इज इक्वल टू 3 या 2, यानी x इज इक्वल टू 2 या 3 आपको रूट मिलता है, ठीक है। तो आप कहते हो कि देखो भैया जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमको रूट क्या मिला, 2 और 3 मिला, ठीक है। तो जब दो रूट कॉमन होगा तो अगला भी इक्वेशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसका रूट 2 और 3 ही आए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि इसमें हम 3 का, 1, 2 का, 4 का, 5 का किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम इसमें 3 से या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा ये।
जो हम मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका इक्वेशन कुछ क्या बन गया 2x² - 10x + 12 = 0। अब देखिए जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो देखने में तो भले ये अलग लग रहा है इस इक्वेशन से, बट जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इनका रूट निकालोगे तो इसका भी रूट क्या मिलेगा आपको 2 और 3 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इनके जो कोफिशिएंट वाले टर्म है इनको कंपेयर करोगे तो आपको प्रोपोर्शन में क्या मिलने वाले हैं 1/2। ठीक है, यानी 1:2। दोनों को आप मिडिल वाले को कंपेयर करो तो ये क्या मिला आपको -5 और -10 माइनस माइनस कैंसिल 5.10 5 जब 5 5 2 10 1/2 मिला और ये 6 1 6 6 2 12 में आपको क्या मिला 1/2 मिला। यानी अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉमन हो इफ टू रूट्स इन टू different quadratic equations are same, not equal, are same, then the condition for those kind of equations will be a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। और ऐसे स्थिति में आपका जो रूट होता है अगर आपको वहां से विद्राचार्य फार्मूले से जाकर के देखें तो वो -b/2 आता है। क्यों? क्योंकि सेम जब रूट होता है ना ये अप्लाई होता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो वहां आपका d किसी के इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, यानी b² - 4ac किसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आइए उस पर भी हम एक क्वेश्चन लगा करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे जब दो रूट्स कॉमन हो। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। दो रूट कॉमन है फिर दो रूट सेम होने का मतलब क्या है? दो रूट कॉमन या दो रूट सेम होने का साफ साफ मतलब यही है कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? अगर सपोज कर लो कि मैंने लिख दिया कि a1/a2 जो दिख रहा है ना और ये जो b1/b2 दिख रहा है और ये जो c1/c2 दिख रहा है ये के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि आप a1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो a2, b1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो b2, c1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो c2 लिख सकते हो ना। यानी कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b2 इंटू एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम k कॉमन ले लें तो हमको क्या मिल गया a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और जब आप कंपेयर किए दोनों को तो क्या मिल गया आपको दोनों के दोनों इक्वेशन जो है आपस में जब आप ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को ही आप लिखे हो ना कन्वर्ट करके तो फर्स्ट और सेकंड क्या मिल गया आपको सेम मिल गया, यानी कि इनका रूट भी क्या हो गया सिमिलर हो गया। ये आसानी से समझने के लिए मैंने आपको एक कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करके और सॉल्व करके बताया आपको। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ 2x² प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और आपसे कहे कि ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रहे हैं ना इनके जो रूट्स हैं दोनों के दोनों वो कॉमन है, दोनों रूट्स कॉमन है। तो आप b और c का वैल्यू फाइंड करो कि b और c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कैसे आप फाइंड करोगे? देखो जो सेकंड वाला इक्वेशन दिख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यार इसमें कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है जो हमने इस इक्वेशन में ना देखा हो। ठीक है, जो हमारा आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये कंपेयर करने पे कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ ये इस टाइप का नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है सब कुछ जिसका वैल्यू हम देख पा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे इनका कोफिशिएंट भी है, इनका कोफिशिएंट भी है, इनका कोफिशिएंट भी है। ठीक है, और इनका वैल्यू हमें मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने पे ना हमारे पास b का वैल्यू दिया हुआ है ना हमारे पास c का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हमसे b और c का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको आप साधारणतः सॉल्व कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग मिडिल मेथड। आप इसको लिख सकते हो 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -5/2 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि पहले आप x इज इक्वल टू -5/2 रख करके पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे और फिर x इज इक्वल टू -2 रख करके पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे और सेटिस्फाई कराने के बाद कंपेयर करके आप b और c का वैल्यू फाइंड कर लोगे। आज के वीडियो को मैं यही विराम देता हूं और कल आपका क्वेश्चन सेशन होगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए आप लोग, और मैं आता रहूंगा आपके सामने ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेकर के। और JEE मेंस का इट्स माय प्रॉमिस, नवंबर तक सारे के सारे सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का वीडियो आपको आफ्टर 20 फरवरी रेगुलर मिलने लगेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।